जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज का हमारा ये 33वां लेक्चर है जिसमें हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, सचिव आदि से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है एग्जाम में। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था प्रोटेम स्पीकर? तो याद रखेगा दीपक सक्सेना जी को 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। 2018 की बात है जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ जी जो थे वो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने तो उस समय प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था दीपक सक्सेना जी को। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को बात करनी है कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, बराबर, और उसके बाद फिर हम आगे की चीजों को देखते हैं। जब प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष। किसका अस्थायी अध्यक्ष होता है दोस्तों? तो विधानसभा जो होती है इसका अस्थायी अध्यक्ष जो होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, जब नई विधानसभा का गठन होता है तो उस विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष नहीं होता, तो ऐसे में राज्यपाल के द्वारा सदन का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठतम सदस्य से आशय यहाँ पर उम्र से नहीं है, वरिष्ठतम सदस्य से आशय है कि कौन ज्यादा बार विधानसभा का सदस्य बन चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है और इस प्रोटेम स्पीकर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। भले ही एक प्रकार का अस्थायी पद है ये, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जो नए विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं उन सभी विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का जो काम करेगा वो प्रोटेम स्पीकर करता है। क्लियर? जैसे हम मान ले 230 विधानसभा सीट है मध्य प्रदेश में, अब 230 विधानसभा सीट से अलग अलग व्यक्ति चुनकर आता है। इन सभी व्यक्तियों को अपनी सदस्यता की शपथ होगी वो दिलाने का काम कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। दूसरी बात, जो विधानसभा होती है उसकी जो हमेशा की कार्रवाई का संचालन करता वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है, बराबर। अब ये दोनों क्या करते हैं कि कार्रवाई का संचालन करते हैं। अध्यक्ष कार्रवाई का संचालन करता रहेगा, जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष काम करने का काम करेगा। तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो भी प्रोटेम स्पीकर करवा के जाता। मतलब कि सदन के जो सदस्य हैं उन सब में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो होगा वो प्रोटेम स्पीकर कराता है और जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुन लिया जाता है तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, बराबर। और इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था हमें एक सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलती है संसद में। आगे प्रश्न आएगा तो हम उसको वहां पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन 15वीं विधानसभा में कौन थे? दीपक सक्सेना। अब याद रखिएगा काशीनाथ पांडे जो थे ये मध्य प्रदेश में पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। जब मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ था 1956 में तो पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आपको काशीनाथ पांडे दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम वर्तमान में बात करें, एक्चुअल में हुआ ये कि मार्च 2020 में एक राजनीतिक उठापटक हमारे मध्य प्रदेश में हुई और सिंधिया जी के समर्थक 22 विधायक जो थे वो बेंगलुरु में चले गए। बाद में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। जैसे उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार थी वो अल्पमत हो गई और कमलनाथ जी को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जब कमलनाथ जी सीएम नहीं रहे तो यहाँ पर बीजेपी ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया और शिवराज जी दोबारा से सीएम बन गए। जब शिवराज जी दोबारा से सीएम बने इसका मतलब वापिस से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होनी थी, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? कांग्रेस से बीजेपी के हाथ में आ गई थी। कमलनाथ जी की जगह पर शिवराज जी मध्य प्रदेश के सीएम बने। तो यहाँ पर जो विधानसभा के स्पीकर थे वो भी चेंज होना थे। तो ऐसे में जब विधानसभा के स्पीकर को चेंज होना था तो यह याद रखिएगा कि वर्तमान में जो विधानसभा के स्पीकर बनाए गए वो कौन बनाए गए? गिरीश गौतम जी बनाए गए। अब ये विधानसभा के जो स्पीकर का चुनाव हुआ ये कोई ना कोई प्रोटेम स्पीकर कराएगा। तो जब
2020 में सरकार गिरी कमलनाथ जी की, तो उसके बाद गिरीश गौतम जी स्पीकर बनाए गए, लेकिन इस समय प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रामेश्वर शर्मा जी को बनाया गया था। तो याद रख लीजिए कि रामेश्वर शर्मा भी प्रोटेम स्पीकर रहे थे। कब रहे थे? 2020 में, जब सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी और बीजेपी ज्वाइन किया था, बीजेपी की सरकार बनी, तो रामेश्वर शर्मा जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में गिरीश गौतम जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर है। और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर काशीनाथ पांडे थे। 2015 की विधानसभा जो चुनी गई थी उसमें दीपक सक्सेना प्रोटेम स्पीकर थे। और आर्टिकल नंबर 178 जो है ये विधानसभा अध्यक्ष और इनकी बात करता है, कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत ही प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था भी की गई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो व्यवस्था है एक तरफ संविधान के अंतर्गत ही आती है, जिस प्रकार से अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। परंतु ये याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी व्यवस्था है जो कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव करवाने का काम करवाता है और सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करवाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नवगठित 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति। नर्मदा प्रसाद प्रजापति जो थे वो 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी, तो उस समय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उस सरकार में जो विधानसभा थी, उस विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी थे। क्लियर? आप लोगों ने देखा होगा कि जब सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु गए थे और उसके बाद उनका इस्तीफे की बात हुई तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो था वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को ही दिया था। तो 2018 में जो 15वीं विधानसभा आई थी उसके अध्यक्ष जो थे वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर वही बात, 2020 में सरकार गिर गई, सरकार गिरी तो उसके बाद नए अध्यक्ष बनाए गए। और नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश में? तो याद रखेंगे गिरीश गौतम जी हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका काम होता है कार्यवाही का संचालन करना संविधान के हिसाब से। इससे निष्पक्ष होकर काम करना पड़ता है, भले ये सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही क्यों ना हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, वह सांसद जो मध्य प्रदेश के हैं 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। याद रखिए 17वीं लोकसभा कौन सी? 2019 में जो बोल सकते हैं मोदी जी हैं, मोदी जी वापिस प्राइम मिनिस्टर बने। और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जिसको लोकसभा में बहुमत होता है। अब लोकसभा में कौन होंगे दोस्तों? लोकसभा के सांसद जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। इन सांसदों में मध्य प्रदेश के कौन से सांसद थे जिनको इस 17वीं, कौन सी लोकसभा, ये 17वीं लोकसभा 2019 में गठित हुई, इसका प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? याद रखिएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो थे, इन्हें 2019 में भारत की गठित 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ये लगातार 7 बार टीकमगढ़ क्षेत्र जो है यहां से सांसद चुने गए हैं और वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इन्हें राष्ट्रपति जी ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, जिन्होंने लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवाया था। जिस प्रकार से विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर है, दोनों जगह पर सेम व्यवस्था है। और ये भी याद रखिएगा कि चुनाव की व्यवस्था दोनों की लगभग सेम है। जब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। दोनों के काम सेम ही है। राज्य विधानसभा जो होती है इसमें जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो विधायकों को, राज्य विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। वहीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है और लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 7 बार सांसद रहे वीरेंद्र कुमार जी को 2019 में जब देश की 17वीं लोकसभा का गठन हुआ और मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बने थे तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 230 सदस्य हैं, लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो गठन के समय मध्य प्रदेश में लगभग 288 विधानसभा सीट थी। लेकिन इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो सन 2000 में 31 अक्टूबर तक बात करें,
जब मध्य प्रदेश में 61 जिले हुआ करते थे तो विधानसभा की सीटें 320 थी। कितनी थी? 320 थी। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को जब 26वां राज्य बनता है, और 26वां राज्य कौन सा बनता है? छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के 16 जिले जो थे वो कहां चले गए? सीजी में चले गए। एक बहुत बड़ा क्षेत्र चला गया था, एक बहुत बड़ी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में चली गई थी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें घटकर कितनी हो गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 230 सीटें हो गई थी। तो अगर ये प्रश्न पूछ ले कि प्रारंभ में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो कितनी सीटें थी? 288 सीटें थी। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय कितनी सीटें थी? तो छत्तीसगढ़ के अलग होने से ठीक एक दिन पहले हम देखें 320 सीटें थी। छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हर एक राज्य में जो विधानसभा सीट है उन सीटों में एससी के लिए और एसटी के लिए पद आरक्षित होते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीटें जो है वो रिजर्व हैं। अब ये 35 और 47 का जो रेशियो है वो याद रखिएगा कि अगर हम इसी को लोकसभा के संदर्भ में ले जाएं तो लोकसभा में जो है वो 47 जो है वो एसटी के लिए हैं और लगभग 84 के आसपास सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। तो ये लोकसभा की कंडीशन है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा की कंडीशन है एससी और एसटी के लिए। इस प्रश्न में दोस्तों मुरैना भी आरक्षित है, दतिया भी आरक्षित और उज्जैन भी आरक्षित है। मतलब ये तीनों की तीनों सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित हैं। ये याद रखेंगे, हर विधानसभा में देश की एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। अगर हम बात करें तो भारत की लोकसभा में भी एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। मैंने दोनों का डेटा आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं, याद रखेंगे, विधानसभा में। और अगर हम लोकसभा में बात करें तो वहां पर भी 47 सीटें ही एसटी वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं। और झाबुआ हो, बड़वानी हो, डिंडोरी, इन तीनों में एसटी की सीटें विधानसभा के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा 2003 में उमा भारती जी जो थी वो दिग्विजय सिंह के बाद, जब दिग्विजय सिंह जी हटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से, तो उमा भारती जो थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किसकी? मध्य प्रदेश की। लेकिन ज्यादा समय तक अपने पद पर नहीं रही थी ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो पट्टाभी सीतारामैया जी। पट्टाभी सीतारामैया जी जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? तो राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो अंडर आर्टिकल 174 के तहत 17वां सत्र को आहूत करना हो, सत्र को समाप्त करना हो, इन सब के निर्णय राज्यपाल लेता है। याद रखना आप लोगों को, अंडर आर्टिकल 174, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी एक नहीं बार बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन 1980 में सबसे कम समय तक के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1977 में लगा है, 1980 में लगा है और 1992 में लगा है। तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसमें राष्ट्रपति शासन की बात हुई है तो याद रखिएगा, हमारे देश के संविधान जो है उसमें हम अगर जाएं तो आर्टिकल नंबर 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन को लेकर बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और उसमें कहा गया है कि देश के किसी भी भाग में या पूरे देश में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य की सरकार
बहुमत में नहीं है या उस राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तो फिर वहां कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि राज्यपाल को अनुशंसा जैसी हो जाती है, इस बात की विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई नहीं चला सकते, अब ना तो बहुमत रहा है या सरकार भी सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तब जाकर राष्ट्रपति शासन के आदेश निकलते हैं और राष्ट्रपति जी की ओर से राज्यपाल उस राज्य में शासन संचालित करते हैं। तो आर्टिकल 356 में ये व्यवस्था है। इसके अलावा हम बात करें तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। जब हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो इस कंडीशन में या भारी आक्रमण हो जाता है तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और आर्टिकल नंबर 360 जो है दोस्तों वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है, अर्थात अगर हमारे देश में वित्तीय स्थिति कमजोर हो चुकी है तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की जाती है। तो याद रखिएगा हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, जो 1952 बैच की अधिकारी रही और राजीव गांधी जी की सचिव के तौर पर भी इन्होंने काम किया था और 1989 में ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजनी नायडू जी थी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल के तौर पर इन्हें देखा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम तो HM कामत जो थे वो मुख्य सचिव थे। मध्य प्रदेश की पहला महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो याद रखेंगे निर्मला बूच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा विपक्ष के पहले नेता जो थे वो विश्वनाथ तामसकर थे, वर्तमान में गोविंद जी। मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है दोस्तों? तो भोपाल में है। भोपाल में जो वल्लभ भवन है, वल्लभ भवन को आप मध्य प्रदेश का सचिवालय बोलते हैं, जिसका सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है वो मुख्य सचिव होता है, IAS रैंक का व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो भोपाल में वल्लभ भवन। पूरी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र जो होता है वो सचिवालय होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो चार्ल्स कोरिया मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन के वास्तुकार हैं। इसका नींव जो है वो 1984 में रखी गई थी और 1996 के आसपास हम देखें तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसका नाम जो है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन वर्तमान के विधानसभा भवन का नाम है। इसके पहले 1909 के आसपास बने मिंटो हॉल जो था उसको मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी जी के समय पे नए विधानसभा भवन की नींव रख दी गई और 1996 तक ये तैयार हो गया, उसके बाद से इस विधानसभा भवन को आप केंद्र मानते हैं। मध्य प्रदेश की जिला कलेक्टर के दायित्व में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा कि जिला जज के रूप में कार्य नहीं करता जिला कलेक्टर, बाकी सारे कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह पर ही राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है, उसके बाद दोबारा चुनाव की स्थिति देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही ये व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्री परिषद। आर्टिकल नंबर 163 जो है वो कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, उसके कार्यों को, उसकी शक्तियों के प्रयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य जो होता है वो CM होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है ये मुख्यमंत्री के प्रति ये जो है ये राज्यपाल के प्रति हम उत्तरदायी देखने को मिलती है। क्या? आर्टिकल 163 मंत्री परिषद जो होगी वो CM जिसका प्रमुख होगा वो किसके लिए होगी दोस्तों? राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह के लिए, सहायता करने के लिए। इस प्रकार से देखा जाए तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। लेकिन जब हम आर्टिकल 164 की बात करते हैं, इसका B वाला सेक्शन देखते हैं तो हमें वहां दिखता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 164 इसके अंतर्गत ये व्यवस्था करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है? तो जिलाधीश करता है। याद रखिएगा आर्टिकल
324 जो है ये हमारे देश में निर्वाचन आयोग की बात करता है। जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ये वर्तमान में हम देखें तो 3 सदस्यीय निकाय हमारे देश में रहा, और ये जो 3 सदस्यीय निकाय रहा इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये निर्वाचन आयोग जो है ये केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं उसको करवाता है। राज्य विधानसभा के, केंद्र लोकसभा के चुनाव इसके द्वारा होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी यही कराता है। तो इसके द्वारा ही जिलाधीश जो होता है उसे निर्वाचन अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया जाता है, जो सारे काम देखता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जिलों में जनगणना का कार्य करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जिलाधीश जो होता है वो जनगणना के कार्य कराने के लिए उत्तरदायी है। जनगणना जो होता है वो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में है, लेकिन हर एक जगह पर हम देखें तो निचले स्तर पर आपको ये अधिकारी उत्तरदायी दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे विश्वास प्राप्त है। किसका? राज्य विधानसभा में। दोस्तों राज्य विधानसभा में 230 सदस्य हैं मध्य प्रदेश में। अगर यहां पर 230 सदस्य हैं, याद रखिए 230 सदस्य मध्य प्रदेश की विधानसभा में हैं, ये 230 सदस्य जो हैं इसका 50% + 1 जिसके साथ होगा उसको बहुमत प्राप्त होगा। और जब तक किसी को भी बहुमत प्राप्त है तब तक कोई भी मंत्रिमंडल अपने पद पर रह सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मंत्रिमंडल कब तक नहीं हटाया जा सकता? जब तक कि उसको राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श पर की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे देश में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 53 जो है वो हमको इस बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 52 की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 की बात करेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जो कार्यपालिका शक्ति निहित है उसी के तहत हम देखें तो कई सारी नियुक्ति जो होती है वो नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अब इसमें कुछ नियुक्ति जो होती है वो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है और हटाता प्रधानमंत्री के परामर्श पर है। कुछ संसद के द्वारा हटाया जाता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन के बाद हटाया जाता है, लेकिन नियुक्ति करने के लिए तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के बाद ही की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, वो राज्य का जो संघ का जो मंत्री परिषद होगा उस मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है। और व्यवहार में हम देखें तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का नाम आएगा जिसकी परामर्श पर ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। मतलब ये कि आर्टिकल नंबर 163 के तहत जिस मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है उस मंत्री परिषद का जो सीएम होता है उसकी नियुक्ति भी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो बहुमत प्राप्त दल होगा, बहुमत प्राप्त दल जो होता है, इस दल का जो नेता है उस व्यक्ति को सीएम चुना जाता है। और सीएम जो होगा इसके परामर्श पर, इसकी सलाह पर, इसके द्वारा दिए गए नामों को ही क्या किया जाता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, न्यायाधीश को शपथ दिलाना, याद रखेंगे हाईकोर्ट जो होता है इसका जो न्यायाधीश होता है इसकी जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में राष्ट्रपति का रोल आपको दिखाई पड़ता है, जो कि कोलेजियम प्रणाली के आधार पर निर्धारित किए गए नामों को देता है, लेकिन उसको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। वैसे ही राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ध्यान रखेंगे, इस मत का मतलब यह है कि ये उपरोक्त सभी जो है आपका उत्तर वो आएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग इंदौर में है। लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों 1956 से ही मध्य प्रदेश का अस्तित्व में है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो आर्टिकल 315 जो है संविधान को उसके तहत है, जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाने की व्यवस्था है। एक से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो भी बनाने की व्यवस्था इसी में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। ये जो सुधार आया था इसके बाद हमारे देश में यूपीएससी के गठन की व्यवस्था की गई थी और इसके प्रावधानों के अनुसार 1926 में ही यूपीएससी का गठन किया गया था। 1947 में आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये भी याद रखेंगे कि
राज्यों में भी अलग से लोक सेवा आयोग बनाने की व्यवस्था आर्टिकल 315 में ही है, जैसे कि यूपीएससी का गठन की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, तो ये व्यवस्था याद रखेंगे कहां है, इंदौर में है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। जो एमपीपीएससी की परीक्षा होती है उसके इंटरव्यू आपको इंदौर में ही देने पड़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो माधवराव सिंधिया जी 2001 में इनकी डेथ हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के फादर रहे, ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। अर्जुन सिंह जी हो, श्यामचरण शुक्ल हो या सुंदरलाल पटवा जी हो, एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन माधवराव सिंधिया जी एक भी बार नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? दोस्तों, प्रशासन का जो हेड होता है वो सचिवालय है, और सचिवालय में होता है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव जो होगा वो होता है सिविल सेवकों का सर्वोच्च। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा 6 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 6 सीटें, उनमें याद रखिएगा कि एक तो मंडला की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, खरगोन की सीट एक इंपॉर्टेंट है, शहडोल की सीट है, बैतूल की सीट है, रतलाम की एक सीट है, धार की एक सीट। तो धार, रतलाम, बैतूल, शहडोल, खरगोन और मंडला, ये 6 ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां की लोकसभा सीट जो है वो किसके लिए? एसटी के लिए है। इन 6 के 6 का नाम याद रख लीजिएगा कि ये 6 सीटें रिजर्व है किसके लिए? एसटी समुदाय के लिए। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21% एसटी का है, इसलिए लोकसभा में जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उनमें से 6 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निकाय तथा नगर पंचायतों के चुनाव में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई? तो दोस्तों 50% तक, याद रखेंगे। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दोस्तों 34 होती है। एक्चुअल में क्या है कि जो विधानसभा सदस्य हैं इनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। तो 2003 में भारत के संविधान में 91 नंबर का परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से क्या बोला गया कि आप 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, किसके? सदन की संख्या के। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में 34 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी याद रखेंगे। पहले क्या होता था कि कितने भी मंत्री बना दिए जाते थे तो गठबंधन के लिए लालच दे के बहुत सारे लोगों को अपने में शामिल किया जाता था, और ऐसे में राजनीति प्रभावित होती थी, हित प्रभावित होते थे, इसलिए व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, आयुष क्या है? एक सरकारी विभाग है जो आयुर्वेद होम्योपैथिक व्यवस्था के तहत नियंत्रण का काम करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन पहले। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 179 इससे संबंधित प्रावधान करता है, और इसके लिए अगर आपको विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो इसको हटाने का संकल्प लाने से पहले विधानसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको हटाने का ऐसा संकल्प ला रहे हैं। ऐसे में उसको अपना पक्ष रखने के लिए या तो खुद आ सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, तो 14 दिन पहले यह व्यवस्था की जानी होगी। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति के लिए भी है। अगर भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आप लेकर आते हो तो उसे भी 14 दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता होगी। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है? दोस्तों तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जो है वो अध्यक्ष नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार कब बनी थी? 1990 में। सुंदरलाल पटवा जी जो थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1990 में सरकार बनी थी पहली बार किसकी? बीजेपी की। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार 1977 में बनी थी, जब कैलाश नाथ जोशी जो थे वो सीएम बने थे। वो जनता सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? उमा भारती जी ने किया था। 2003 में उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जब इनका मुख्यमंत्री पद चला गया उसके बाद ही इन्होंने ये जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। मध्य प्रदेश ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम कब लेकर आया? 1968 में। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 में संशोधन कब किया गया? 2006 में।
मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू जी की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री था, बाद में गृह मंत्री बना था? तो कैलाश नाथ काटजू जी थे। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे दोस्तों? तो श्री गोविंद नारायण सिंह जी नहीं थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो गिरीश गौतम जी हैं, बीजेपी के, मैंने बता दिया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल है, गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री भाजपा से संबंधित नहीं था? श्यामचरण शुक्ला जी नहीं थे दोस्तों, याद रखिएगा। 1/11 सन 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय दिग्विजय सिंह थे। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले का प्रभारी मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा कहां से कभी राज्यपाल नहीं बने थे? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कभी राज्यपाल नहीं बने थे। जो व्यक्ति जिस राज्य से संबंधित होता है उसे वहां का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। तो शंकर दयाल शर्मा जी कभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। इनफैक्ट ये पंजाब के राज्यपाल रहे, आंध्र प्रदेश के रहे और महाराष्ट्र के रहे, लेकिन इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया गया था। शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। याद रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा जी को भारत के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर बनाया गया था और इन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। शंकर दयाल शर्मा जी का संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से रहा है और आजादी के पहले के आंदोलन से भी ये संबंधित रहे दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि भोपाल स्टेट जो 1 जून 1949 को भाग सी का हिस्सा बनाया गया था। जब भारत आजाद हुआ, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों का एकीकरण किया गया था। ऐसे मध्य भारत की जो रियासतें उनको एकीकरण करके मध्य प्रदेश बनाना था। तो पूरी मध्य की रियासतों को मिलाकर भाग ए, भाग बी और भाग सी बनाया गया था। जो भाग सी था ना, वो विंध्य प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। और जो भोपाल था वो 1 जून 1949 से पहले स्वतंत्र राज्य के तौर पर था, लेकिन 1 जून 1949 को भोपाल को भाग सी का हिस्सा बनाया गया। तो शंकर दयाल शर्मा जी को भोपाल का पहला सीएम भी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस समय ये इस तौर पर मौजूद थे, बाद में देश के राष्ट्रपति बने। पंजाब के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने काम किया, लेकिन इन्हें कभी भी मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया गया था, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी जी 1977 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी से, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों? तो लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में 29 क्षेत्र निर्वाचित है। सबसे ज्यादा की हम बात करें दोस्तों तो यूपी में 80 सीट हैं लोकसभा की। मध्य प्रदेश से कितनी है? 29 सीटें हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश से, तो 29 है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां से? यूपी से, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ही लगभग 20 करोड़ है और सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए 80 सीटें कहां हैं? यूपी से है, ये याद रखिएगा। और टोटल सीटें कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में 545 है। बात करें लोकसभा की सीटें, अगर कुल सीटों की बात करें तो लगभग 552 संख्या आती है, लेकिन वर्तमान में 545 सीटें जिन पर इलेक्शंस होते हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से 11 सीटें हैं। सबसे ज्यादा कहां से है? 31 यूपी से है। और राज्यसभा में अगर बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में 245 है, 250 तक हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में इकबाल सिंह बैस जी। जब मध्य प्रदेश में 2018 में बनी कमलनाथ सरकार 2020 में गिर जाती है, उसके बाद इकबाल सिंह बैस जी जो है इन्हें बनाया जाता है मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो याद रखेंगे जमुना देवी थी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखेंगे 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनना है तो भी आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन आपको सदन का सदस्य होना पड़ेगा, बराबर। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके? तो बलराम जाखड़ जी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है
जिसने हैप्पीनेस विभाग बनाया है, तो 2016 में मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस विभाग बनवाया है, जिसका हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पृथक रूप से मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भी मध्य प्रदेश का एक राज्य है, राजगढ़, जहां से ये रिपोर्ट जारी की गई थी, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिली। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, 10वें प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 1924 में ग्वालियर में। क्लियर, इनके जन्म दिवस को ही 25 दिसंबर को हर साल मोदी जी के द्वारा गुड गवर्नेंस डे के तौर पर, सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी घोषणा मोदी जी ने की थी सरकार में आने के बाद। अटल जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, राजनेता थे, कवि रहे और एक बेहतर वक्ता भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके अनुभव और राजनीति में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा गया। और 1996 में, 99 में और 99 से लेकर लगभग 2004 तक 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री का जो टैग है वो भी अटल जी के नाम पर ही, 13 दिन इनकी सरकार चली थी। एक वोट के कारण इनकी सरकार गिर गई थी, याद रखिएगा। तो अटल जी जो है वो अपनी 51 कविताओं के संग्रह नामक जो कृति है, इनकी रचना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा विख्यात भी रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनओ में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, स्कूल चले अभियान की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, पाकिस्तान के लिए बस सेवा की बात करें, ये सब शुरू करवाने वाले कहीं ना कहीं जो पोखरण परमाणु परीक्षण था, कारगिल युद्ध था, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने सुझावों को कमेंट में भेजते रहिएगा। क्लियर, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।